हाँ बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 2025 का जो पेपर 1 है उसका फिजिक्स का जो पोर्शन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पास जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कहाँ से क्वेश्चन में क्या बोला है कि द सेंटर ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मास स्मॉल एम। एक डिस्क दे रखी है जिसका रेडियस आर और मास स्मॉल एम है। इट अटैच टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इनसाइड ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से ज्यादा दे रखी है। एज शोन इन द फिगर, द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज अटैच्ड ऑन द पेरिफेरी of the ring. Both the ring and disc are in same vertical plane. The disc can only roll along the inside periphery of the ring without slipping. The spring can only be stretched or compressed along the periphery of the ring following the Hooke's law. यहाँ डायग्राम दे रखा है। मैं उस डायग्राम में क्या है कि एक डिस्क है और डिस्क के सेंटर से एक है स्प्रिंग अटैच्ड है, और स्प्रिंग का जो अदर एंड है वो एक रिंग के पेरिफेरी पे अटैच्ड है, और जो डिस्क है वो रिंग की पेरिफेरी के अंदर रोल करती है वर्टिकल प्लेन में। इन द इक्विलिब्रियम द डिस्क इज एट बॉटम ऑफ द रिंग। जब इक्विलिब्रियम में डिस्क तो वो कहाँ है बेटा? रिंग के बॉटम पर है। अज्यूम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क इज रिटन एज कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, जहां ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्क है। The correct expression for omega is G is the acceleration due to gravity। तो एक बार अपन डायग्राम पे चलते हैं बेटा, डायग्राम को देखते हैं। तो ये ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है जिसमें ये रिंग है जो कि वर्टिकल प्लेन में फिक्स है, और ये छोटी डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस स्मॉल r है, और ऐसे स्प्रिंग से अटैच्ड है। और ये डिस्क जो है बिना स्लिप हुए हुए ऐसे क्या करती है, ऐसे जाती है रोल करते हुए वापस आती है, इधर जाती है फिर इधर जाती है, ऐसे जब करती है ऑसिलेशन करती है। तो हमें उस ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ इसने मीन पोजीशन बता रखी है लोएस्ट पोजीशन पर। तो अपन क्या करेंगे, मीन पोजीशन से इसको थोड़ा सा वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर डिस्प्लेस करके इसका एफबीडी बना के एक बार ये देखेंगे कि इसका जो सेंट्रोमास है, किसका? डिस्क का जो सेंट्रोमास है वो रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट में कैसे चलता है, तो उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। तो मान लेते हैं डिस्क रोल करते हुए कभी ना कभी इस जगह पहुंच गई है, यहां पहुंच गई इस जगह। अगर इस जगह डिस्क आ गई है तो इस रिंग का सेंटर और डिस्क का सेंटर ऐसे मिलाया जाए तो अपन कह सकते हैं ये क्या हो गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया किसका? डिस्क के सेंट्रोमास का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइन ऑफ रिंग। अब बेटा इस जगह अगर एफबीडी बनाए अपन तो क्या हो रहा होगा कि ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो गई होगी। तो स्प्रिंग क्या कर रही होगी, इस पेरिफेरी के टेंजेंट के अलोंग एज अ स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी K इंटू एक्सटेंशन। अब यहाँ एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे बेटा? इस रिंग का जो इस डिस्क का जो सेंटर है, इस डिस्क का सेंटर एक्चुअल में सर्कल में चलते हुए गया है, और उस सर्कल की रेडियस कैपिटल R नहीं है, उस सर्कल की रेडियस कैपिटल R माइनस स्मॉल r है। क्योंकि कैपिटल R क्या रिंग की रेडियस दे रखी है और स्मॉल r इस डिस्क की रेडियस दे रखी है, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो मैं ये वाली लेंथ कैसे निकाल सकता हूं? ये आर्क बन गया उस सर्कल का जिसकी रेडियस कैपिटल R माइनस स्मॉल r है। तो आर्क लेंथ आपको पता है ये रेडियस इंटू एंगल होता है, तो यहां रेडियस को लिखोगे r माइनस स्मॉल r, एंगल को लिखो थीटा। तो इतना एक्सटेंशन आ गया है स्प्रिंग में। तो ये बेटा जी आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया। ऐसे mg लगेगा। mg का आपको पता है सिंपल पेंडुलम में जब mg का इस स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट करते तो mg cos थीटा आता है, और उससे परपेंडिकुलर sin थीटा आता है। तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा जो कि इस स्प्रिंग फोर्स के अलोंग होगा, और इधर आ जाएगा mg cos थीटा, इधर आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा आ जाएगा mg cos थीटा और ऐसे आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन। रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन ऐसा कुछ लगेगा Fs। अब अगर ध्यान से देखें इसको तो ऐसे रोलिंग में क्या हो रहा है कि इस डिस्क का सेंट्रोमास जो है इस रिंग के सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो मान लेता हूं कि इस डिस्क के सेंट्रोमास का इस सेंटर के अबाउट ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डैश है। तो बेटा अल्फा डैश जो है वो आना चाहिए समथिंग इनटू थीटा आना चाहिए, वो जो समथिंग होगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। अब अल्फा डैश निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा, इस डिस्क का जो रोलिंग मोशन है
उस रोलिंग मोशन की वजह से इसके सेंट्रोमास का कोई एक्सेलरेशन होगा और इसका खुद के सेंट्रोमास के अबाउट कोई एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो इसके सेंट्रोमास का इधर एक्सेलरेशन होगा कुछ एसीएम और सेंट्रोमास के अबाउट ऐसे कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा। अगर हमें अल्फा निकालना है तो एसीएम निकाल लेंगे और एसीएम की हेल्प से फिर क्या निकाल पाएंगे अपन लोग, अल्फा डैश निकाल पाएंगे। अब बेटा जी अल्फा निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट क्या कर लो, टॉर्क इक्वेशन लगा लो। बिकॉज ये कांटेक्ट पॉइंट जो है आईसीआर पॉइंटर, आपको पता है कि आईसीआर के अबाउट उतना ही एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी होती है जितनी सेंट्रोमास के अबाउट होती है। तो अगर बेटा इस आईसीआर के अबाउट देखें तो आईसीआर के अबाउट फ्रिक्शन का कोई टॉर्क नहीं होगा, एमजी cos थीटा टॉर्क नहीं होगा, नॉर्मल एक्शन का टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क होगा केवल इनका। अब इनका टॉर्क निकालोगे तो क्या लिखोगे आप बेटा, यहां पे लिखो के इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। लेकिन बेटा जी थीटा बहुत छोटा है, इसने स्मॉल ऑसिलेशन बोला है तो थीटा बहुत छोटा है, तो अभी मैं साइन थीटा को थीटा लिख लेता हूं, आगे ना लिखना पड़े। फिर मल्टीप्लाई बाय क्या लिखोगे, स्मॉल आर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई अल्फा। लेकिन आई किसके अबाउट लिखोगे, कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट लिखोगे, आईसीआर के अबाउट आई लिखोगे। आपको पता है सेंट्रोमास के अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होगा और कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट कितना बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 mr स्क्वायर बन जाएगा इनटू में अल्फा। अब बेटा ये वाला एक आर और एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अल्फा इंटू आर जो एसीएम ही तो बन गया रोलिंग में। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें अपन और थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं तो एक बात देखो इधर, तो ये इधर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3m आ जाएगा इनटू में, यहां पर बेटा थीटा कॉमन ले लिया तो k मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और प्लस एम जी इंटू थीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर को क्या लिख दिया, एसीएम लिख दिया। अब बेटा हम क्या करेंगे, इस एसीएम को अल्फा में बदलेंगे। अब वो कैसे बदलेंगे, इसका जो सेंट्रोमास है इस सर्कल में ऐसे चल रहा है ऐसे, और जो एसीएम है उस सर्कल पे क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो आप क्या सॉरी एसीएम जो है उस सर्कल पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो एसीएम को क्या लिख पाओगे आप, अल्फा डैश इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख पाओगे। तो जहां ये एसीएम लिखा है बेटा इस एसीएम को अपन लिख पाएंगे अल्फा डैश इंटू कैपिटल आर माइनस, अपना एक्सप्रेशन क्या था, ये 2 डिवाइडेड बाय 3 एम मल्टीप्लाई बाय के इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस ऑफ एम जी मल्टीप्लाई बाय थीटा इज इक्वल टू एसीएम को लिख लिया अल्फा डैश मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर माइनस ऑफ स्मॉल आर। अब इसको सोल्व करें तो अल्फा डैश की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3m, ये डिवाइड में आएगा तो यहां बच जाएगा बेटा जी, क्या बचेगा, के बच जाएगा और यहां पर ये बन जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू में थीटा। अब इस एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहां एम आ जाएगा और ये एम कट हो जाएगा। तो अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो अल्फा डैश की जो वैल्यू है, अल्फा डैश की वैल्यू हमारे पास बन गई है 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू के बाई एम प्लस जी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू थीटा। तो ये क्या बन गई, एंगुलर एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन गई है ओमेगा स्क्वायर बन गया ये। तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू के बाई एम और प्लस ऑफ जी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस ऑफ स्मॉल आर। अब ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें 2/3 इंटू में के बाई एम प्लस जी अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर पूरा रूट में है। तो इसके ऑप्शन देखें एक बार, तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और कोलिजन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट a particle of mass twice of small m collide with another particle of mass small m which is initially at rest। जो 2m है वो दौड़ते दौड़ते आता है और जो स्मॉल m है वो रेस्ट में उससे कोलिजन करता है। assuming that the collision to be perfectly elastic, कोलिजन कैसे बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। the maximum angular deviation of a heavier particle as shown in the figure is in radian। ये कह रहा है कि ये जो हेवियर पार्टिकल है कोलिजन के बाद में उधर स्कैटर्ड होता है, तो ये डेविएशन जो आता है इसका एंगुलर डेविएशन थीटा
इसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार क्लास में हम डिस्कस भी कराते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि अपन इस एंगल को कुछ एज्यूम कर लेते हैं एक्स या फाई जो भी है, फिर क्या करेंगे अपन है थीटा और फाई में रिलेशन लाएंगे और फिर थीटा को फाई का फंक्शन बना के मैक्सिमम मिनिमा लगाएंगे। तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन चलता है, तो उसी कंसेप्ट पे इसको सोल्व करते हैं बेटा एक बार। तो देखो मैं मान लेता हूं कि ये जो लाइटर पार्टिकल है वो इस इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से फाई एंगल पे जाता है, ऐसा मान लिया। मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हेवियर पार्टिकल शुड बी v0, ऐसा मान लिया हमने। अब अपन क्या करेंगे थीटा और फाई में रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, इस कोलिजन की लाइन ऑफ इंपैक्ट देखेंगे। तो आपको पता है कि अगर ऑब्लिक कोलिजन है और एक पार्टिकल रेस्ट में है और कोलिजन की वजह से वो चलना चालू होता है, तो जिस डायरेक्शन में चलना चालू होता है उधर ही लाइन ऑफ इंपैक्ट होते हैं, क्योंकि उधर ही इंपल्स लगा होगा नॉर्मल का। तो ये वाली जो लाइन है ये लाइन ही लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ठीक है। अब बेटा यहां अननोन की बात करें ना, तो v1 अननोन है जिसको अपन क्या करेंगे v0 थीटा और फाई के टर्म में निकालेंगे। v2 भी अननोन है जिसको अपन क्या करेंगे v0 थीटा और फाई के टर्म में निकालेंगे। और फिर एक इक्वेशन बना के अपन क्या करेंगे थीटा और फाई में रिलेशन लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना और एक आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगानी है। अगर मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो मेरे पास दो ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के। पहला ऑप्शन ये होता है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग और लाइन ऑफ इंपैक्ट से परपेंडिकुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के आप दो इक्वेशन बना लो और v1 और v2 निकालो इन टर्म्स ऑफ फाई थीटा और v0। दूसरा तरीका है कि इधर x डायरेक्शन मान लो, इधर y डायरेक्शन मान लो, x और y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के v1 और v2 कैलकुलेट कर लो। तो मैं x और y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के v1 और v2 कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेटा ध्यान से सुनियो, पहले y डायरेक्शन की बात करें तो y डायरेक्शन में कोलिजन से पहले कोई लीनियर मोमेंटम नहीं है, क्योंकि पार्टिकल x डायरेक्शन में चल रहा है। तो कोलिजन के बाद भी y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है कि इसका इधर का लीनियर मोमेंटम और इसका इधर के मतलब कंपोनेंट जो है वो बराबर हो जाना चाहिए। तो बेटा इस लीनियर मोमेंटम का इधर कंपोनेंट बनेगा m इंटू v1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ फाई, इसकी वैल्यू बन जानी चाहिए 2m इंटू v2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब बेटा m से m कट हो गया तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, उस इक्वेशन को मैं साइड में लिख लेता हूं। वो इक्वेशन मिली है v1, वो इक्वेशन मिली है v1 साइन फाई, v1 साइन फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v2 साइन थीटा, एक नंबर इक्वेशन। ऐसे ही अगली इक्वेशन अपन बना लेंगे x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के। तो x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएं अपन, तो बेटा कोलिजन के बाद में x डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम है m इंटू v1 इंटू कॉस ऑफ फाई प्लस 2m इंटू v2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 2m v0। अब बेटा m और m कट हो गया तो यहां से इक्वेशन मिलेगी v1 cos फाई प्लस ट्वाइस ऑफ v2 cos थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v0। इसको आगे लिख लेता हूं। यहां पर इक्वेशन अपने पास जो बनी है v1 cos ऑफ फाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ v2 cos थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v0 इक्वेशन बनी है। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन अपन कैसे बना सकते हैं, कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगा देंगे अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो वापस चलते हैं उसी डायग्राम पे। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाऊं तो यहां लिख रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v1 माइनस ऑफ v2 का इधर कंपोनेंट, और v2 का बेटा इधर कंपोनेंट बनेगा v2 cos ऑफ थीटा प्लस ऑफ फाई डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ऐसे है और ये एंगल कितना है, फाई है। तो कोलिजन से पहले लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग अप्रोच वेलोसिटी होगी v0 cos फाई। तो यहां पे लिखोगे v0 cos ऑफ फाई इक्वल टू e, जिसकी वैल्यू 1 है।
अब बेटा जी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो v1 माइनस ऑफ v2 cos ऑफ थीटा प्लस ऑफ फाइव इज इक्वल टू बन गया बेटा v0 cos फाइव। अब सबसे बेहतरीन तरीका क्या है इसको सोल्व करने का कि यहां से v1 और v2 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ v0 और थीटा एंड फाइव में और वहां पटक दो उधर वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या करें अपन इस v2 को उड़ा देते हैं यहां से अपन v2 को v1 की टर्म में लिख लेते हैं। तो ये बना v1 है cos फाइव प्लस ट्वाइस ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2। v2 की वैल्यू है v1 है sin फाइव अपॉन 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा। मैंने v2 की वैल्यू लिख दी है इनटू में cos ऑफ थीटा इक्वल टू 2v0। अब बेटा 2 से 2 कट हो जाएगा यहां से और यहां से v1 कॉमन लिया एलसीएम sin थीटा लिया तो ये बनेगा sin ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ फाइव और प्लस ऑफ cos थीटा इंटू में sin फाइव अपॉन में क्या बनेगा बेटा sin थीटा बनेगा। sin थीटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा 2v0 sin थीटा। अब बेटा ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है ये sin थीटा प्लस फाइव तो लिखा हुआ है। तो v1 की वैल्यू की बात की तो v1 हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ v0 इंटू में sin थीटा अपॉन में sin ऑफ थीटा प्लस ऑफ फाइव। ये वैल्यू आ गई v1 की। अब बेटा इस v1 को अगर यहां टिका दे तो हमें v2 की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ v0। तो देखना यहां v1 की वैल्यू टिका रहा हूं तो ट्वाइस ऑफ v0 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ फाइव इंटू में साइन फाइव विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v2 साइन थीटा साइन थीटा। तो ये साइन थीटा से बेटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से है ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें यहां से v2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बेटा v0 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ फाइव अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। अब क्या करेंगे यहां से v1 और यहां से v2 की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पटक देंगे। तो चलो रखते हैं इसमें। तो एक बार इक्वेशन देख लेना v1 माइनस ऑफ v2। तो v1 की वैल्यू रख लेते हैं। v1 की वैल्यू क्या थी ट्वाइस ऑफ v0 साइन थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। ये v1 की वैल्यू रख दी। आगे क्या माइनस ऑफ कोस सॉरी माइनस v2 बेटा v2 की वैल्यू रखो। v2 की वैल्यू v0 साइन फाइव अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। v2 के मल्टीप्लाई में cos ऑफ थीटा प्लस फाइव है तो इंटू में cos ऑफ थीटा प्लस फाइव विच इज इक्वल टू v0 cos फाइव v0 cos फाइव। ऐसे इक्वेशन बन गई। अब बेटा ये वाला v0 और v0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से हमें रिलेशन मिलेगा थीटा और फाइव। अब इधर एलसीएम ले लिया साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां बन गया 2 साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव इंटू में साइन फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई करने से उधर चला गया साइन थीटा प्लस फाइव इंटू में क्या हो गया कॉस फाइव। अब बेटा इसको उधर ले जाएं तो ये बनेगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस का फाइव इंटू में कॉस फाइव प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव इंटू में साइन फाइव। अब बेटा इसको ध्यान से देखिए तो ये वापस फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। तो ये 2 साइन थीटा इज इक्वल टू ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ क्या बन जाएगा ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस 2 फाइव। ऐसा हो गया। अब बेटा इसको थोड़ा सा और फिर से ओपन करते हैं और अपन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इधर क्या बेटा 2 साइन थीटा है और उधर अपने पास क्या है साइन थीटा प्लस 2 फाइव तो साइन ए प्लस बी लगा है तो इधर बनेगा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ
ट्वाइस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ 2 फाइव। अब यहां से थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो थीटा कैसे निकाला जा सकता है बेटा, ऐसा करते हैं, इसको इधर लाके साइन थीटा कॉमन लेते हैं। तो साइन थीटा अगर कॉमन लिया तो यहां बचा 2 माइनस कॉस ऑफ 2 फाइव बचा इज इक्वल टू, इस कोस थीटा को अपन लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या पड़ा, साइन ऑफ 2 फाइव पड़ा है। अब एक बार स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ले, तो यहां बन गया साइन स्क्वायर थीटा इनटू में 2 माइनस कोस ऑफ 2 फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू में ये साइन स्क्वायर 2 फाइव बन गया, जिसको अपन लिख लेते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 फाइव। अब देखो ऐसा क्यों लिख रहा हूं, अब बेटा थीटा किसका फंक्शन बन गया, फाइव का फंक्शन बन गया। तो एक काम करते हैं अपन, जहां पर कोस 2 फाइव है उसको एक्स मान लेते हैं, थोड़ा सिंपल दिखे। तो इसको एक्स मान ले, तभी तो उसको मैंने ऐसे लिखा ताकि इसको एक्स स्क्वायर लिख पाऊं मैं। तो ऐसा बन गया साइन स्क्वायर इंटू में 2 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से अपन क्या करेंगे, साइन थीटा को एक्स फॉर्म में ले आएंगे। तो एक काम करो बेटा, पहले तो ये जो साइन स्क्वायर वाली टर्म यहां से इसको मल्टीप्लाई करेगी, तो उसको इधर लाओगे, साइन स्क्वायर कॉमन ले लो। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां पे बच गया आपका 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस वाली टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई होगी, इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो यहां प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। 1 से वो ठीक है, और उधर अब रह क्या गया है, उधर रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन करें तो ये 4 आया प्लस एक्स स्क्वायर आया, माइनस का 4x आया, प्लस 1 है माइनस एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बड़ा ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गया है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से सोल्व करते हैं अपन। तो अपना साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये बन गया 5 माइनस ऑफ 4x। तो साइन थीटा जो है किसका फंक्शन बन गया, एक्स का फंक्शन बन गया। अब हमें क्या चाहिए, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम बनेगा। तो अब ये चेक करते हैं कि ये कितनी मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, उससे फिर थीटा मैक्स आ जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम लगाएंगे, तो इसको अपन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो u बाई वी लगाओगे तो 5 माइनस ऑफ 4x का होल स्क्वायर यहां आएगा, और यहां पे 5 माइनस 4x एज इट इज इंटू में इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 2x, फिर माइनस ऑफ, अब की बार एज इट इज रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस ऑफ 4, ये 0 बनना चाहिए। अब बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा बेटा जी माइनस ऑफ 10x और प्लस ऑफ 8x स्क्वायर, यहां से मिला, फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 यहां आ गया, तो प्लस का 4 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाना चाहिए, ये तो 0 की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब बेटा इसमें देखो थोड़ा सा, इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर, तो ये अपने को मिला 4x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक बन गई x में। अब बेटा जी इसको सोल्व करें, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर हो रहा है, तो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा एक वैल्यू जो आ रही है x की, एक तो वैल्यू आ रही है x इक्वल टू -2, एक तो क्या आ रही है x इक्वल टू -2, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 2x 1, तो एक आ जाएगी x इक्वल टू 1/2। तो हमें क्या होगा कि इनमें से एक वैल्यू पर ये
ये वाला जो फंक्शन है मैक्सिमा देगा और एक पे क्या देगा, मिनिमा देगा। तो पहले अपन चेक करते हैं मैक्सिमा कहां देगा। अगर x की वैल्यू मैं क्या रखूं, एक बार इसको देखना, देखे -2 आएगा, क्या आएगा सर? बेटा यहां से x की एक वैल्यू -2 नहीं +2 ही आएगी। मतलब x की एक वैल्यू आ रही है +2, एक वैल्यू आ रही है 1/2। अब चेक करो कि किस पे मैक्सिमा देगा ये। तो अगर मैं 2 लू, x की वैल्यू 2 लो, तो यहाँ पे माइनस ये बनेगा 5 - 8, तो वो तो नेगेटिव में चला गया, और साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है इस वैल्यू पे मैक्सिमम नहीं देगा, इस वैल्यू पे मैक्सिमम देगा। तो x की वैल्यू अपन क्या करेंगे, 1/2 पुट कर देंगे, कहां पर, यहां पर। तो पुट करके देखते हैं। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा मैक्स इज इक्वल टू 1 - 1/2 का होल स्क्वायर बन गया 1/4 अपॉन 5 - 4 इंटू 1/2 2 बन गया। अब बेटा ये बन गया 3/4 और ये बन गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा मैक्स की वैल्यू मिल गई अपने को 1/4। तो साइन थीटा मैक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो 1/2 मिलेगी। इसका मतलब थीटा मैक्स कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अपना, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा हो जाएगा अपना 4th आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है एक बार पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इनिशियली लाई इन XZ प्लेन with its lower edge hinged along x-axis only in the region y greater than 0, y greater than or equal to 0। इस वाले रीजन में there is a time dependent magnetic field pointing along z direction, z डायरेक्शन ऊपर छाप रखी है, is b0 cos of omega t। तो ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, b0 कांस्टेंट है, द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एनीवेयर एल्स, इसके अलावा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 है। At time t equal to 0, loop start rotating with constant angular speed omega about z axis in clockwise direction। ऐसे घूमना चालू हो गया ये लूप, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से clockwise direction as view from plus x axis as shown in the figure, ignoring self inductance of the loop and gravity। Which of the following plot correctly represent induced EMF in the loop as function of time। ये बेटा 4 ग्राफ दे रखे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले EMF का फंक्शन बनाना पड़ेगा। EMF का फंक्शन बनाने के लिए t टाइम पे आपको फ्लक्स निकाल के फिर इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू -d∅dt करना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है बेटा, t इक्वल टू 0 पे ये जो लूप है यहां था यहां, तो इसका एरिया वेक्टर ठीक y एक्सिस से अपोजिट है। तो उस वक्त एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री है। अब टी टाइम बाद में देखेंगे तो टी टाइम बाद में ये लूप जो है इसका प्लेन ओमेगा टी एंगल घूम जाएगा। तो टी टाइम पर इसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल होगा वो हो जाएगा π/2, क्योंकि पहले 90 है उसमें से इतना कम हो जाएगा। तो उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स φ इक्वल टू b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो b की जगह तो आप लिख दोगे b0 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, एरिया मान लेते ए है, और यहां लिखोगे कॉस ऑफ π/2 माइनस ऑफ ओमेगा टी। अब बेटा कॉस π/2 माइनस ओमेगा टी क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी बन जाएगा। तो इसको फिर अगर ऐसा लिखे अपन कि φ इज इक्वल टू b0 इंटू ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो यहां 2 लिख दो, ऊपर बन जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। ये फ्लक्स बन गया टी टाइम पे, दिस इज पासिंग थ्रू द स्क्वायर लूप, जो भी स्क्वायर लूप या रेक्टेंगुलर लूप है। अब ईएमएफ की बात करें तो E इक्वल टू माइनस ऑफ d∅dt होगा, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आगे नेगेटिव लगा दो, तो E इक्वल टू माइनस ऑफ b0 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2, कांस्टेंट बाहर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा बेटा, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू में 2 ओमेगा लिखोगे आप, ये 2 ओमेगा, ये 2 से 2 कट हो जाएगा। तो E का जो फंक्शन बना है वो बना है बेटा माइनस ऑफ b0 इंटू ए इंटू ओमेगा
मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 2 ओमेगा टी, ऐसा बना है। तो जो ग्राफ बनेगा ईओटी में वो कैसा बनेगा, जैसा कोस का ग्राफ बनता है और नेगेटिव से चालू होगा। अगली चीज और सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड बेटा केवल इसी रीजन में, इसी रीजन में। तो जब ये लूप इसी रीजन में घूम रहा होगा तभी तक ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन जैसे ये उस वाले रीजन में जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि फील्ड ही नहीं है। तो अब पहले तो ये देखो कि यहां से यहां घूमने में टाइम कितना लगेगा, तो इसको कितना एंगल घूमना पड़ेगा 180, तो टाइम लग जाएगा पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो टी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा तक ईएमएफ रहेगा, फिर पाई अपॉन ओमेगा से लेके पाई अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा के बीच में 0 हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन देखते हैं एक बार, तो इसमें देखो बेटा इस वाले ऑप्शन और इस ऑप्शन में तो कभी भी 0, मतलब एक टाइम इंटरवल के लिए ईएमएफ 0 नहीं हो रहा है, इसमें इसमें हो रहा है। अब इसमें इसमें हो रहा है तो इन दोनों में से एक सही होगा। अब देखो बेटा t इक्वल टू 0 पर जो ई आएगा वो मैक्सिमम आएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा जी वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर शो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल बिफोर मेजरमेंट, मतलब जब इसके जा क्लोज्ड है उस वक्त की ये अरेंजमेंट दे रखा है। फिगर 2 शो द कॉन्फ़िगरेशन करेस्पॉन्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर कैपिटल डी ऑफ द ट्यूब, द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी। तो बेटा इस वाले फिगर से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ कितनी है और मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ कितनी है। तो मेन स्केल डिवीजन लेंथ तो हमें पता है 1 mm है, तो मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है। वर्नियर स्केल डिवीजन लेंथ कितनी हो, कैसे देखोगे, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ना 10 VSD वो किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 मेन स्केल डिवीजन है। 7 मेन स्केल डिवीजन का मतलब 7 mm हो गया, 7 mm। तो A1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई 0.7 mm। ये बेसिक इंफॉर्मेशन इस वाले फिगर से मिलेगी। अब जब आपने ट्यूब को जबड़ों के बीच में कस दिया है, लगा दिया है, तब सिचुएशन ऐसी है। तो उसमें क्या हो रहा है कि मेन स्केल का दूसरा डिवीजन वर्नियर स्केल के पहले डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो उस ट्यूब का डायमीटर क्या हो जाएगा, ये लेंथ ही तो हो गई। तो ये लेंथ होगी, इसका मतलब 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब बेटा 2 मेन स्केल डिवीजन लेंथ कितने की हो गई, 2 mm की, माइनस क्या कर दोगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू 0.7 mm। तो इसको सोल्व करोगे तो ये 1.3 mm आ जाएगा। इसमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। यहां पे बेटा सी लिखना है ना, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रीड करते हैं अपन। A conducting square loop of side of L, mass of capital M and resistance of capital R is moving in xy plane with its edges parallel to x-axis and y-axis. The region y greater than or equal to 0 has a uniform magnetic field B equal to B naught K cap. The magnetic field is 0 anywhere else. At t equal to 0, the loop start to enter the magnetic field with an initial velocity V naught J cap. As shown in the figure, considering the quantity K equal to B naught square L square by Rm in appropriate units, ignoring the self inductance of the loop and gravity, which of following statement correct? तो ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ये लूप ऐसा एंटर होना चालू करता है विद वेलोसिटी V naught से। हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करने, ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। If V naught equal to this, the loop will stop before it enter completely inside the region of the magnetic field। तो अब इसको सोल्व करने से पता लगेगा। दूसरा, when the complete loop is inside the region of the magnetic field, कि जब ये पूरा का पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन लूप इज 0। अब बेटा ध्यान से सुना, जब लूप पूरा एंटर हो जाएगा तो लूप के आगे वाले तार में जितना ईएमएफ जनरेट होगा उतना ही पीछे वाले तार में जनरेट होगा, तो नेट ईएमएफ 0 बन जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट बनती है, हम पढ़ते हैं चीज। तो उस वक्त करंट 0 हो जाएगा लूप में। करंट 0 होने से फिर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। तो बी ऑप्शन इसका सही, इसको तो बिना सोल्व किए टिक लगा देंगे।
इफ वी नॉट इक्वल टू दिस द लूप कम्स टू रेस्ट एट टी इक्वल टू दिस, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। इफ वी नॉट इक्वल टू दिस कंप्लीट लूप एंटर इनसाइड द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम दिस। अब बेटा इसको सोल्व करते हैं एक बार। मान लेता हूं कि टी टाइम पर लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड में एक्स एंटर हो चुका है, इतना एंटर हो चुका है एक्स, और इसकी वेलोसिटी लेट से वी हो चुकी है। मैग्नेटिक फील्ड लेट से बाहर की तरफ है, मतलब अपन ने क्या कर लिया, इसका टॉप व्यू बना लिया। जैसे सिचुएशन डायग्राम में दे रखी थी उसको ऊपर से देख रहे तो ऐसा बन गया, और उसकी वैल्यू है बी नॉट। अब बेटा इस आगे वाले तार में ईएमएफ जनरेट होगा वीबीएल, वीबीएल, तो इधर नेगेटिव बन जाएगा, सॉरी ऊपर नेगेटिव बन जाएगा, इधर पॉजिटिव बन जाएगा। इस ईएमएफ की वैल्यू होगी वी बी नॉट इंटू एल। तो बेटा अब ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा आई, और उस करंट आई की वैल्यू होगी वी बी नॉट एल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब क्या होगा बेटा, इस करंट की वजह से इस वाले पोर्शन पे मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा पीछे, जिससे लूप रिटार्ड होगा। जितना फोर्स यहाँ होगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन फोर्स यहाँ होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, हमें पहले से पता है। तो इसका अगर एक्सेलरेशन लिखूं मैं लूप का, तो यहां लिख लेता हूं, इसका एक्सेलरेशन लिखूंगा ए इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स बाय मास। फोर्स हो जाएगा आई, जिसको लिखोगे वी बी नोट एल डिवाइडेड बाय आर। आई एल, तो यहाँ एल स्क्वायर इंटू बी की जगह बी नोट, तो ये स्क्वायर बाई एम। अब इसने इस वाले फैक्टर को के नाम दिया था शायद, इसको के नाम दिया है। तो ये वाला जो फैक्टर बेटा इसको के कह रहा है। तो अपने पास एक्सेलरेशन जो आएगा ए इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ के इंटू वी। अब ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार, पहला ऑप्शन वी नॉट इक्वल टू इतना है, तो लूप विल बी स्टॉप बिफोर इट एंटर कंप्लीटली इनसाइड। अब बेटा ये कैसे चेक करोगे? अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जब वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए क्या करें, उसके लिए इसको सोल्व करें। इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक्सेलरेशन को अपन लिख लेते हैं v इंटू डीवी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी। v से v कट हो जाएगा, तो यहां से हमको मिलेगा dv इक्वल टू माइनस के इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ऐसा। जब एंट्री चालू हुई थी लूप की तो x जीरो था और वेलोसिटी v नॉट थी, और जब एंट्री खत्म मतलब x पे आ गई है, मतलब x एंटर हो चुका है, तब वेलोसिटी मान लो v हो गई। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स बन जाएगा। अभी कब रुकेगा, वहां का x कोऑर्डिनेट क्या होगा वो निकाले, तो इसको जीरो पुट करें, इसको जो जीरो पुट करें तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, और हमें मिलेगा कि x इज इक्वल टू वी नॉट। तो इससे हमको मिलेगा x इज इक्वल टू वी नॉट बाई के, और के की वैल्यू पहले ऑप्शन में हमको दे रखी है वी नोट की वैल्यू दे रखी है, वी नोट की वैल्यू दे रखी है 1.5 KL। तो इसकी वैल्यू 1.5 KL दे रखी है। ये कैसे, ये वाला के कट हो जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 1.5 L। मतलब ये लूप जो है, जब इसका आगे वाला तार जो है 1.5 L आगे जाएगा, वहां जाके रुकेगा, तो तब तक तो ये लूप जो है कंप्लीटली एंटर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहले ऑप्शन को देखो, इफ वी नॉट इक्वल टू दिस द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है पहले रुक रहा है, नहीं ये तो पूरा एंटर होके रुक रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वी नॉट की वैल्यू इतनी है तो लूप रेस्ट में आता है टी इक्वल टू दिस पर। अब बेटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वी और टाइम मतलब वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन लाना पड़ेगा, और वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन के लिए इसको सोल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। इसको क्या लिख लें, dv बाई डी टी, और v को इधर ले आए, v इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दें, t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी v नॉट है, t टाइम पे लेट से वेलोसिटी v हो गई, तो इसको सोल्व करने से बनेगा ln ऑफ v बाई वी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। तो यहां से एंटी लॉग लेने पे बन जाएगा v इक्वल टू वी नॉट इंटू ई की पावर माइनस ऑफ के टी। अब ये जीरो कब होगी, ये जीरो तब होगी जब ये जीरो होगा, और ये जीरो तब होगा जब t टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा। तो ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है t की, उस वक्त पे लूप रुक रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया बेटा, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला कि v नॉट की वैल्यू अगर 3 KL है, द कंप्लीट लूप एंटर इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम। अब ये क्या कह रहा है,
कि अगर वी नॉट इतना है तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने में इतना टाइम लगेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में पूरा एंटर होने के लिए लोग को कितना चलना पड़ेगा, एल चलना पड़ेगा। अब एल चलने में कितना टाइम लगता है, उससे सोल्व करते हैं। तो उसको कैसे सोल्व करें, उसको देखो बेटा ऐसे सोल्व कर लेगा कि हम ये चेक कर लेते हैं कि जब वो कंप्लीटली एंटर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहां से। और ये वाली जो इक्वेशन बनी है इससे फिर टाइम निकाल लेंगे, ज्यादा ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो पूरा एंटर हो गया, इसका मतलब एक्स हो गया एल। तो ये बन गया v इक्वल टू वी नोट, और वी नोट की वैल्यू दे रखी है 3kl। तो उधर जाके 3kl माइनस ऑफ kl, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2kl। पूरा लूप एंटर होने पर वेलोसिटी इतनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अब बेटा जी उतनी वेलोसिटी कब होगी वो यहां से निकाल सकते हो। तो इसमें क्या लिखोगे, v इक्वल टू वी नोट इंटू ई की पावर माइनस ऑफ के टी। या बेटा यही वैल्यू डाल देता हूं, ज्यादा ठीक है। तो एल एन ऑफ v की वैल्यू हो जानी चाहिए 2kl अपॉन वी नोट 3kl इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। ये कट हो जाएगा, इसको लिख पाएंगे माइनस ऑफ एल एन ऑफ 3/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा, तो टी की वैल्यू आएगी 1/k इंटू एल एन ऑफ 3/2। तो यहां दे रखा 1/k इंटू एल एन ऑफ ए। तो बेटा ये एक मिनट यहां गलत छपा हुआ है शायद, एक बार पेपर में देखना, ये टाइपिंग एरर है। तो अगर यहां पे 3/2 है तो ये सही है, अगर 3/2 नहीं है तो गलत है। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए स्ट्रिप हैविंग ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आर मेजर टू बी। लेंथ मेजर हो रही, कितनी मेजर हो रही है 10.5 सेंटीमीटर। विड्थ हो रही है बेटा 0.05 mm और थिकनेस 6.0 माइक्रोमीटर respectively. Which of the following option gives the volume of the strip in centimeter cube with correct significant figure? तो बेटा उस स्लैब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ये हो जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने से बेटा जी ये वैल्यू आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई करें तो 10.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये बन रहा है बेटा जी 315, इतना बन रहा है। अब बेटा यहां पे रूल होता है राउंड ऑफ करने का, कि प्रोडक्ट में रूल ये होता है कि आप जो रिजल्ट आया है उसको उतना राउंड ऑफ करो कि उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतनी रहे जितनी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने वाले जो नंबर थे उनमें मिनिमम थी। तो इसमें देखें तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो रिजल्ट में क्या रखना है, हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। एक सिग्निफिकेंट फिगर रखना है तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा यहां तक, और यहां तक राउंड ऑफ करें अगर, तो बेटा जी पहले इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो ये 15 है तो ये 3 ही रह जाएगा, तो 0.3 आ गया। अब बेटा इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया गया होगा, क्योंकि माइक्रोमीटर सेंटीमीटर जो है उनको मीटर में बदल दिया गया होगा। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आपने पढ़ा होगा कि बेस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर वैसे देखते हैं जैसे अपन जनरली देखते हैं, और जो आपका ये साइंटिफिक नोटेशन में ये वाला होता है, ये वाला 10 की पावर वाला, उसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो इसमें 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन आंसर देना 1 में, तो ये गलत है। इसमें भी 2 गलत है, इसमें भी 2 गलत है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 3 कनेक्टिंग स्ट्रिंग्स S1 S2 S3 with uniform linear mass densities mu 4 mu and 16 mu respectively as shown in figure. S1 and S2 are connected at point P, यहाँ पे कनेक्ट हो रखी है S1 और S2, whereas S2 and S3 are connected at point Q, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रखी है। The other end of S3 connected to a wall. The wave generator O is connected to the free end of S1.
द वेव फ्रॉम द जनरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। मतलब यहां से जो वेव जा रही है वाली वेव, इसकी इक्वेशन दे रखी है बेटा cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब के क्या है, इस वाली रस्सी में, इस वाली स्ट्रिंग में एंगुलर वेव नंबर है, where y naught omega and k are constants of appropriate dimensions, which of following statement is are correct। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, when the wave reflect from p for first time the reflected wave is represented by y equal to this cos of omega t plus kx plus pi centimeter where alpha v is a positive constant। बेटा यहां से रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखनी है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि इस वाली स्ट्रिंग में स्पीड है v, तो इस वाले में स्पीड हो जाएगी, v होता है रूट ऑफ टेंशन बाय म्यू, तो इधर म्यू है, वहां पे 4 म्यू है, तो v/2 हो जाएगी स्पीड, और यहां पर स्पीड हो जाएगी v/4। इस हिसाब से फिर एंगुलर वेव नंबर की बात करें तो आपको पता है कि v इक्वल टू होता है बेटा ओमेगा बाई के, तो यहां से k की वैल्यू मिलेगी हमको ओमेगा बाई v। तो अगर इस वाली स्ट्रिंग के लिए एंगुलर वेव नंबर k है तो उसके लिए ये हो गया v/2, तो ये 2k हो जाएगा। यहां पर एंगुलर वेव नंबर 2k हो जाएगा, और यहां पर एंगुलर वेव नंबर हो जाएगा बेटा जी 4k। अब इसके हिसाब से अपन इक्वेशन लिखेंगे। अगला पॉइंट ये है कि बेटा जी ये वाली स्ट्रिंग जो है लाइट स्ट्रिंग है और आगे वाली हैवी है, तो आपको पता है कि जब कोई भी वेव हैवी स्ट्रिंग से रिफ्लेक्ट होती है तो वो इन्वर्ट हो जाती है, तो फेज में कितना चेंज आ जाता है, पाई का चेंज आ जाता है। तो यहां से रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं एक तो जो एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड वेव का वो लिखूंगा, जो कि वाई नॉट नहीं होगा, वाई नॉट से कम होगा, तो कुछ बन जाएगा, जैसे मान लो 0.8 वाई नॉट हो गया, तो इस 0.8 को अल्फा 1 कह दिया, तो वो तो आप समझ गए होंगे। तो अल्फा 1 इंटू वाई नॉट मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ, अब वेव नेगेटिव में चल रही तो यहां प्लस जनरेट हो जाएगा, तो ये लिखोगे ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स, और प्लस का पाई लिख दोगे, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन ये होगी। तो देखो देखे ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, तो ये सही है बेटा, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, when the wave is transmitted through point p for first time the transmitted wave represented by y equal to alpha 2 y naught cos of omega t minus of kx। अब यहां पे दिक्कत आ गई इस जगह पे, जो वेव ट्रांसमिट हुई वो सेकंड स्ट्रिंग पे चली गई, वो सेकंड स्ट्रिंग पर वेव का एंगुलर वेव नंबर 2k हो गया, लेकिन यहाँ k लिखा है, इस वजह से गलत हो गया। अगला, when the wave is reflect from q for first time the reflected wave is represented by this। अब बेटा जो यहां से रिफ्लेक्ट होगी वेव पॉइंट क्यू से, वो इसमें चलेगी, और इसमें वेव नंबर कितना 2k है, 2k है, तो यहां पे 2k आना चाहिए था, और यहाँ प्लस भी आना चाहिए, ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। when the wave is transmitted through q for first time the transmitted wave represent, तो बेटा जो पॉइंट क्यू से ट्रांसमिट होकर S3 में गई है, तो S3 में वेव नंबर कितना 4k है, तो एक तो 4k आना चाहिए k की जगह, देखो हाँ 4k सही है। और आपको पता है कि ट्रांसमिट हो चाहे रिफ्लेक्ट हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, तो ओमेगा टी ये सही है। अभी भी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी सही है, और यहाँ पे आ जाएगा एम्पलीट्यूड, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर, एक लिफ्ट है जिसमें आदमी बैठा हुआ है, परफॉर्म ए वे एक्सपेरिमेंट, एक कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट नाप के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ 50 किलोग्राम। सपोज दैट द वेरिएशन ऑफ हाइट y in meter of the elevator from the ground with time t is given by this। एलिवेटर जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रही है, तो ये इक्वेशन तो एसएचएम की, इसका मतलब एलिवेटर एसएचएम कर रहा है विथ वेयर, बेटा मुझे लग रहा है यहां पर कैपिटल टी है, वेयर कैपिटल टी इक्वल टू 40 सेकेंड, ठीक है, टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड, उसका द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेट इन न्यूटन ऑब्जर्व्ड इन एक्सपेरिमेंट।
अब देखना बेटा, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट हो रही होगी और उस मैक्सिमम एक्सेलेरेट के साथ एक्सेलेरेट हो रही होगी, तो ऑब्जेक्ट का जो वेट मेजर होके आएगा वो आ जाएगा m इंटू जी प्लस ए मैक्स ऑफ द लिफ्ट। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलेरेट हो रही होगी तब जो मेजर्ड वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो होगा मिनिमम W मिनिमम इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए मैक्स। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि लिफ्ट का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना होता है होगा। तो आपको पता ही है कि एसएचएम में मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होता है बेटा, ए ओमेगा होता है। तो एम्पलीट्यूड देखो पहले, तो एम्पलीट्यूड कितना 8, तो इसकी जगह लिख दोगे 8 इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है, सॉरी ए ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालेंगे, यही तो है ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई कैपिटल टी और कैपिटल टी की वैल्यू है 40 पाई। इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 1/20। तो ए मैक्स होगा a इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 1/400। इसको कैंसिल करोगे तो 1/50 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज दिस। अब W मैक्स निकालते हैं, तो बेटा W मैक्स इक्वल टू हो जाएगा m 50 इंटू में g प्लस ए मैक्स मीन्स 10 प्लस 1/50। और W मिनी की बात करें तो W मिनी हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 1/50। इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस निकाला, इसमें से एक घटाएं, 50 कॉमन आ गए, यहां अंदर बच जाएगा 2/50। तो इसका आंसर आ गया 2 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा 2 न्यूटन। इसमें कोई न्यूटन में पूछा था, आंसर हो जाएगा 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8। तो आगे क्वेश्चन करेंगे भामू सर। तो बेटा इससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं पेपर को। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है क्यूब है जिसका वॉल्यूम है वो यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम है वो 1 के इक्वल है ना। इसमें इतने फोटॉन्स दिए हैं, फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है। अब बोल रहा है इफ द एनर्जी ऑफ ऑल द फोटॉन्स इज व्यूड एज द एवरेज एनर्जी बीइंग कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इन द सेम वॉल्यूम देन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा है अल्फा इंटू 10⁹ के टर्म्स में, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू अपने को इसमें कैलकुलेट करनी थी। सिंपल प्रॉब्लम था ये, एकदम आसान, केवल फॉर्मूला बेस्ड। तो अगर एनर्जी देखो मैग्नेटिक फील्ड बी है तो एनर्जी हो जाएगी B²/2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम है वो तो है 1 के इक्वल, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम था अपना 1, और वो एनर्जी हो जाएगी H इंटू F, एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटोन्स। n की वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, h की वैल्यू अपने को गिवन है, फ्रीक्वेंसी की जगह 10⁻15 रख दोगे, b अपने को कैलकुलेट करना है, म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है, तो b की वैल्यू यहां से आएगी 22.978। तो यहां से b आएगा 22.978। सिंपल आसान सवाल था एकदम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, दो आइडेंटिकल प्लेट्स है p और q, दो प्लेट्स है अपने पास P और Q, ये P है ये Q है, रेडिएटिंग एज परफेक्ट ब्लैक बॉडीज आर केप्ट इन वैक्यूम एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स TP एंड TQ। मतलब इसको TP टेम्परेचर पे रखा है, इसको TQ टेम्परेचर पे रखा है, जिसमें साफ साफ स्पेसिफाई किया है कि TP की वैल्यू है ना वो TQ से ज्यादा है, ठीक है। अब बोल रहा है रेडिएटेड पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम P टू Q इज W0। बोल रहा है P से Q की तरफ जो पावर ट्रांसफर हो रही है वो W0 है ना। तो पहले तो मैं W0 लिख देता हूं, तो W0 इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा E A TP की पावर 4, इतनी एनर्जी यहां से गई इससे, और जितनी उससे वापस आई वो माइनस कर दूंगा, तो माइनस का सिग्मा E A T Q की पावर 4, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये वो एनर्जी है जो इससे निकल के उधर गई, और ये वो एनर्जी है जो इससे इसके पास आई। ब्लैक बॉडी है तो E की वैल्यू तो 1 रख देंगे, जरूरत पड़ेगी तो लास्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम में बोला गया सेम अरेंजमेंट है, बस ऐसी दो प्लेट्स बीच में और लगा दी। अब यहां से यहां जो पावर ट्रांसफर हो रही है वो WS है, और इनका रेशियो अपने से पूछा है। तो ये सेकंड डायग्राम अगर मैं यहां बनाऊं तो ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसका टेम्परेचर है वो है TP, इसका है TQ, इसका मैंने मान लिया T1 स्टेडी स्टेट में, इसका मान लिया T2। अब जो पावर ट्रांसफर हो रही है WS है, तो यहां से भी स्टेडी स्टेट में WS जाएगी नेट, यहां से भी स्टेडी स्टेट में WS जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां से यहां इक्वेशन लिखूं,
तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू अपना किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टीपी की पावर 4 माइनस सिग्मा ई ए टी1 की पावर 4। सही है ना। ये एनर्जी यहां से गई और इसके इधर वाले सरफेस से जो आई वो मैंने माइनस कर दी, क्योंकि इतनी एनर्जी ये वापस एब्जॉर्ब कर लेगा। तो नेट बीच में डब्ल्यू एस मिल गया, और जितनी यहां से जा रही है स्टेडी स्टेट में उतनी आगे जाएगी। तो मैं T1 और T2 के टर्म्स में अगर WS को लिखूं तो WS वापस आ जाएगा सिग्मा ई ए T1 की पावर 4 माइनस सिग्मा ई ए T2 की पावर 4। यहां से जो एनर्जी गई और यहां से जो एनर्जी इसके पास वापस आई, वो बीच का नेट फ्लो आ गया अपने पास। ऐसे यहां आगे लिखोगे तो थर्ड इक्वेशन बनेगी WS इज इक्वल टू सिग्मा ई ए T2 की पावर 4 माइनस सिग्मा ई ए टी क्यू की पावर 4। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, T1 वाली टर्म कट जाएगी, ये वाली टर्म कट जाएगी, तो इधर बचेगा सिग्मा ई ए टीपी की पावर 4 माइनस सिग्मा ई ए टी क्यू की पावर 4, जो कि इसके इक्वल आ गया। इस पूरी क्वांटिटी को मैं लैम्डा मान लेता हूं, तो डब्ल्यू नॉट अगर लैम्डा है और इन तीनों को ऐड करोगे तो 3WS है, वो आ जाएगा अपने पास में वापस लैम्डा, क्योंकि ये टर्म ये वाली टर्म ये तो कट गई, तो ये वही टर्म आ गई जो यहां लिखी हुई है। तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा। दोनों को डिवाइड कर लो या लैम्डा की वैल्यू यहां से यहां पटक दो, तो 3WS इज इक्वल टू आ गया डब्ल्यू नॉट। अपने से पूछा डब्ल्यू नॉट अपॉन WS को नीचे ले जाओगे आंसर आ जाएगा 3, तो इसका आंसर हो गया 3। ये भी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम नहीं था वैसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है अपने को, एक सॉलिड ग्लास स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √3, रेडियस r, कंटेन्स ए स्फेरिकल एयर कैविटी ऑफ रेडियस r/2 एज शोन इन फिगर। यहां एक कैविटी बनाई है जिसकी रेडियस है वो r/2 के इक्वल है। अब बोल रहा है ए वेरी थिन ग्लास लेयर इज प्रेजेंट एट द पॉइंट O। ये जो पॉइंट O है यहाँ एक पतली सी ग्लास की लेयर प्रेजेंट है, ताकि अंदर की एयर और बाहर की एयर है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं रहे, मतलब कैविटी को प्रॉपर मैनेज करने के लिए लेयर इसने दी है, सो दैट कैविटी रिमेन्स इनसाइड द ग्लास स्फीयर, मतलब आउटसाइड सरफेस के साथ कैविटी का कोई कांटेक्ट ना हो। अब बोल रहा है एन अनपोलराइज्ड यूनिडायरेक्शनल एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल लैम्डा, source S emits a light ray from point inside the glass sphere towards the periphery of the glass sphere if the light is reflected from the point O। O point से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है is fully polarized, then the angle of incidence at the inner surface of glass sphere is theta। ये थीटा पूछा है अपने से कितना होगा, ठीक है नहीं साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, सॉरी थीटा नहीं, अपने से साइन थीटा पूछना चाह रहा है। सिंपल ज्योमेट्री का सवाल है, देखो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो ये अपने पास यहाँ स्फीयर है, ये इसका सेंटर, और ये कैविटी बना दी मैंने, नीचे हल्की सी लेयर रखी है एकदम पतली सी। ये सेंटर है, ये बड़े वाले स्फीयर का है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दिया है √3 के इक्वल। इस स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है √3। यहां से ये कोई लाइट इंसिडेंट हुई इस वाली जगह पे, तो इसके सेंटर से ये मैंने लाइन बनाई, ये हो गया नॉर्मल, ये एंगल थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। ये लाइट रे इधर से इंसिडेंट हुई, अब ये अपन जानते हैं यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी बेटा उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो उतने ही एंगल पे मैंने इस लाइट रे को इधर भेज दिया थीटा ही एंगल पे। ये साइड है, ये है r, तो इसके सेंटर से वापस ये नॉर्मल बनाया, ये साइड भी r, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो वापस ये लाइट रे यहाँ से थीटा पे वापस जाएगी, और उसके बाद O पॉइंट पे यहां नीचे पहुंचाना है। और इस जगह से अपने को जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पोलराइज चाहिए, है ना। ये जो लाइट है ये पोलराइज लाइट है, तो सबसे पहले तो मैं इस जगह देख लेता हूं। देखो यहां तो एयर है, तो ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1, और नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है वो है √3। इस इंटरफेस पे लाइट इधर से इंसिडेंट हुई थीटा एंगल पे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी जाएगी तो थीटा पे, लेकिन ये पोलराइज्ड है। तो ये अपन जानते हैं कि जब पोलराइज्ड लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड रे और जो अंदर रिफ्रैक्टेड रे है उन दोनों के बीच का एंगल होगा 90, तो इसके बीच और इसके बीच एंगल 90, तो ये थीटा ये 90, तो नीचे वाला बचा 90 माइनस थीटा। अब मैं यहां स्नेल्स लॉ लगा दूंगा इस जगह से इस जगह तक, ऊपर का 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू अंदर का √3 इंटू साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, तो यहां से tan थीटा आ गया अपने पास √3,
तो थीटा आ गया अपने पास में 60। ये अभी ऊपर वाला थीटा नहीं आया, यहां वाला है ना, तो ये एंगल आ गया 60 के इक्वल। तो ये 60 होगा तो बेटा ये भी 60 होगा, और यहां से ये लाइन बनाऊं मैं इसके सेंटर तक, तो ये डिस्टेंस थी r/2। इससे आगे ज्योमेट्री है, सवाल बस इतना ही था, कॉन्सेप्ट जो काम में आना था ना वो इतना ही था। इससे आगे केवल ज्योमेट्री के थ्रू अपने को एंगल वगैरह कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और यहां से ये सेंटर तक लाइन गई, इधर से ये नॉर्मल बनाया मैंने, तो ये साइड r/2 तो ये भी r/2 ही है, और ये एंगल ये r/2 ये r/2 ये 60, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। सही है। और अगर ये एंगल 60 है तो उधर वाला एंगल निकाल लूंगा मैं स्नेल्स लॉ से। यहां लिखूंगा √3 इंटू ये एंगल वापस में कुछ फाई मान लेता हूं, √3 इंटू साइन फाई, यहां लिख रहा हूं इक्वेशन साइड में, √3 इंटू साइन फाई इज इक्वल टू अंदर का 1 इंटू साइन 60 √3/2। √3 से √3 कट गया, साइन फाई आ गया हाफ, इसका मतलब फाई आ गया 30 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल अपने पास में आएगा 30 डिग्री। अब देखो इसी लाइन को मैं आगे लेके जाऊंगा तो इसके सेंटर तक जाएगी ये, और ये 60 तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में तीनों का सम 180, तो ये 60 तो ये एंगल भी आ गया 60, और ये 60 है तो ये ऊपर वाला एंगल पता चल गया अपने को 120। और ये साइड है ये है r/2, और यहां से लेकर यहां तक की ये वाली साइड है ये भी है r/2। अब मैं एक ट्रायंगल यहां बना लेता हूं, ये बनाया। अब देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब इससे आगे थोड़ा ज्योमेट्री को अच्छे से देखना, ये साइड में बना रहा हूं मैं ये वाला ट्रायंगल, ये वर्टिकल लाइन, ये इधर वाली लाइन, और ये अपन ने ये लाइन बनाई ये वाली, तो ये एंगल था 120, ये साइड r/2 ये r/2, तो ये एंगल इक्वल होंगे, और इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो ये 120 तो ये दोनों मिला के बचे 60, तो एक एंगल आ गया 30 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल आएगा अपने पास 30, और ये वाला एंगल भी आएगा 30 डिग्री। ये साइड है r/2, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा एकदम मिड में जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है, तो ये r/2 तो ये r/2 cos 30 √3/2, तो ये वाली आधी साइड आ गई r/2 cos 30 √3/2, उतनी ये होगी तो इसी का ट्वाइस कर दूं, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया r √3/2। तो ये पूरी लेंथ आ गई अपने पास, ये वाली लेंथ r √3/2। ठीक है। अब इससे आगे का सवाल आसान है, अब आप आराम से ज्योमेट्री से देख लोगे। देखो ये 120 डिग्री है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन थी एकदम सीधी आगे, तो ये 30 डिग्री था, वो 30 दोनों 60, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल आ गया 120, ये वाला ऊपर वाला एंगल हो गया 120। अब ये ट्रायंगल मैं साइड में बना रहा हूं, यहाँ ये वाली लाइन, उसके बाद ये वाली लाइन, और ये ऊपर वाला एंगल अपन ने 120 निकाल लिया। कैसे? देखो ये 120 था तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और ये नॉर्मल था एकदम स्ट्रेट लाइन, तो इधर वाला 30 डिग्री, उधर वाला 30, 60, तो ये पूरा 180 है, तो ऊपर वाला कितना बचेगा 120, तो ये वाला एंगल आ गया 120। और ये वाली साइड अपने को पता है r √3/2, ये साइड है r √3/2 की इक्वल, और ये वाली साइड है ये है r, ये मैं यहां लिख रहा हूं r। अब देखो ये एंगल थीटा, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई थी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये भी थीटा, तो ये वाला एंगल है थीटा, ये थीटा अपने को कैलकुलेट करना। हो गया फिर सवाल, अब तो खुद से कर लोगे। देखो साइन रूल क्या लिख देना, क्या लिखोगे, r अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू r √3/2 अपॉन साइन थीटा, r तो कट जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा यहां से 3/4, तो साइन थीटा 3/4 का मतलब साइन थीटा ही पूछा था 0.75, ये अपना इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 0.75। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज्योमेट्री थी, बाकी ये प्रॉब्लम टफ नहीं था, है ना। चलते हैं उससे आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बेसिकली देखा जाए तो एरर का प्रॉब्लम है ना, इसमें अपने को फॉर्मूला गिवन है BD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू m लैम्डा। बाकी अपने को लग ऐसा रहा है कि ये डिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, जबकि डिफ्रैक्शन जैसा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल एरर का सवाल है। इसमें अपने को जो D, ये जो स्मॉल d और कैपिटल D है ना, इनकी जो मेजरमेंट की वैल्यू है, उनका लिस्ट काउंट गिवन है 1 सेंटीमीटर और 1 mm, और 1 सेंटीमीटर किसके लिए है, कैपिटल D के लिए। तो कैपिटल D है ना, वो गिवन प्रॉब्लम है, कैपिटल D की वैल्यू है वो है 1 मीटर, और इसका लिस्ट काउंट या एरर एक ही बात है। जब भी लिस्ट काउंट दे और एरर की नहीं दे तो लिस्ट काउंट को ही अपन एरर मानेंगे, क्योंकि मिनिमम एरर वही पॉसिबल है ना।
तो इसका एरर या लिस्ट काउंट हो गया, वो हो गया 1 सेंटीमीटर। और दूसरा अपने को स्मॉल डी गिवन है 5 mm, इसमें एरर अपने को गिवन है 1 mm, ठीक है। और कैपिटल डी है वो 1 मीटर लिख ही दिया मैंने, स्मॉल डी है वो 5 mm दिया ही है। और लैम्डा की वैल्यू फिक्स है, उसमें कोई एरर नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है 600 नैनोमीटर। और एक वैल्यू और कौन सी गिवन है अपने को, ये 3 गिवन है। ये 3 किसकी वैल्यू है, लैम्डा एंड एम, ये एम है ये है 3, तो एम की वैल्यू है वो 3 की। ये इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। और अपने से पूछा गया है एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ बी, बी के अंदर एरर कितनी होगी ये पूछी है। तो सबसे पहले तो मैं बी की ट्रू वैल्यू निकालू, कितनी आएगी इस गिवन डेटा से। तो बी कितना आएगा यहां से, बी इज इक्वल टू आएगा एम लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। एम की वैल्यू पटकता हूं 3, लैम्डा की जगह रखता हूं 600 इंटू 10⁻⁻⁹, क्योंकि नैनोमीटर को मीटर में बदलूंगा, इंटू कैपिटल डी है वो है 1 मीटर, तो ये 1 अपॉन नीचे स्मॉल डी है 5 mm, तो 5 इंटू 10⁻⁻3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 10⁻⁻3 ऊपर गया +3, तो 10⁻⁻6 बचा, और 10⁻⁻6 और 2 0 ये रहे, तो 10⁻⁻4 हो गया। और ये आ गया 6 इंटू 3 18/5, 18/5 कितना हो गया अपने पास 3.6 क्या, तो 3.6 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये आ गई अपने पास में इसकी ट्रू वैल्यू। अपने को कैलकुलेट करनी है एरर कितनी होगी। एरर के लिए अपन इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आप एक चीज देखो, ये चीज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों तरफ ln लोगे और डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 0 गया, तो बचा क्या यहाँ पे db अपॉन b, ln लेके डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं क्योंकि ये सब आप जानते हो, इज इक्वल टू ये हो जाएगा d कैपिटल D अपॉन d प्लस का d स्मॉल d अपॉन d। मैंने ln लेके सीधा डिफरेंशिएट किया और प्लस इसलिए लिखा क्योंकि एरर हमेशा जुड़ेगी, ऐड होगी। तो यहां से dd अपॉन d, तो dd कितना है अपने पास में 1 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लूंगा मैं मीटर में क्योंकि ये भी मीटर में है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया 10⁻⁻2 अपॉन कैपिटल डी है 1 मीटर, तो नीचे 1 मीटर, यूनिट दोनों की कैंसिल आउट हो जाएगी। ऐसे dd इसमें एरर है 1 की और ये भी mm है, तो सीधा 1/5 हो गया, तो प्लस का 1/5। इसको भी 10⁻⁻2 में बदल लो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से डिवाइड कर लिया, 100/5 हो गया 20, और जो डिवीजन में 100 था वो ऊपर 10⁻⁻2 में चला गया, 20 + 1 21, तो ये आ गया 21 इंटू 10⁻⁻2। इस b को उधर ले जाऊंगा तो एरर आ जाएगी स्मॉल b में, वो आ जाएगी 21 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10⁻⁻4। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो 10⁻⁻6 हो गया। और अपने को जो एरर पूछी है वो माइक्रोमीटर में ही पूछी है, तो 10⁻⁻6 तो माइक्रो को संभाल लेगा, और बचा हुआ जो भी मल्टीप्लाई है वो अपना आंसर होगा, मतलब अपना आंसर हो जाएगा 21 इंटू 3.6, तो 21 इंटू 3.6 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 6 से कर लो इसको, है ना, तो 6 2 12 है ना, फिर 3 से कर लेता हूं, तो 3 से करोगे तो 63, ये आ गया 6 5 7 और डेसिमल था एक पॉइंट के बाद 75.6, ये अपना इसका आंसर, ठीक है। लेकिन यहां इस सवाल में देखें तो अभी एडवांस के आंसर की आई नहीं है, थोड़ा सा मैं डिक्टेट कर देता हूं, हो सकता है उस कॉन्सेप्ट से इसको किया हुआ ना हो, वैसे ना ये अपना बेसिक तरीका हो गया जो अपन सिलेबस में पढ़ते हैं। लेकिन ये ln लेके और एरर निकालने वाला मेथड बेटा अपन तब लगाते हैं जब गिवन एरर या लिस्ट काउंट बहुत छोटा हो ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में। यहां देखो कैपिटल डी 1 मीटर है और एरर 1 सेंटीमीटर है, चलेगा, ये कम वैल्यू ही है 1 मीटर के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ 5 mm में 1 mm की एरर है, मतलब देखा जाए तो ये एरर काफी बड़ी है, 20% है, 20% है, तो देखा जाए तो यहां से इस प्रोसेस से अपने को इस पे नहीं जाना चाहिए। तो फिर प्रैक्टिकली इस पूरे सवाल को कैसे करोगे आप लोग, उसके लिए देखो यहाँ डी है ना वो 5 mm है और एरर 1 mm की है,
इसका मतलब D या तो 6 होगा या 4 होगा। D या तो 6 मिलेगा या D 4 मिलेगा, क्योंकि एरर 1 mm की है। इसका मतलब मेजरमेंट में जो इसको अपन 5 बता रहे हैं वो या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो फिर आप क्या करोगे, एक बार तो D को यहां 4 पटकना और एक बार D को यहां 6 रखोगे और इस B की वैल्यू निकालोगे और उसके बाद एरर कैलकुलेट करोगे और ट्रू वैल्यू और एरर के बीच का सॉरी ट्रू, ये तो दो वैल्यू निकलेंगे ना D की वैल्यू रखने के बाद, तो जो B आएगा वो B अपना अलग अलग आएगा। एक बार तो 6 रखोगे, एक बार 4 रखोगे, तो दो B की वैल्यू मिली। एक B की वैल्यू मिलेगी इस 5 से, एक इस 5 से मिली, तो 3 B की वैल्यूज अपने को मिली है। उन तीनों का एवरेज लेके उसको अपन ट्रू वैल्यू मानेंगे और उस ट्रू वैल्यू से जो तीनों B आए हैं उनका डिफरेंस लूंगा, उस डिफरेंस को मैं एरर बोलूंगा B में और उन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करूंगा, वो और एक्यूरेट आंसर होगा। वापस बता देता हूं, देखो यहां मैं D की जगह 4, 5 और 6 ये तीन वैल्यूज रखूंगा, क्योंकि D या तो 5 होगा या 4 होगा या 6 होगा, ये तीन पॉसिबिलिटी है इस गिवन डेटा के हिसाब से। तो इन तीनों के करस्पॉन्डिंग में B निकाल लूंगा और उन तीनों का एवरेज ले लूंगा, उसको मैं ट्रू वैल्यू ऑफ B कंसिडर करूंगा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग उन तीनों की एरर निकाल लूंगा, उन तीनों एरर्स का एवरेज कैलकुलेट कर लूंगा। ये अपना दूसरा तरीका हो गया। बाकी एडवांस क्या आंसर देता है उसके बाद डिसाइड होगा। ये वाला तो बहुत आसान सिंपल सा सवाल था। इसमें क्या बोला गया है, T टेम्परेचर पे न्यूट्रॉन की थर्मल एनर्जी Kb इंटू T है और उसकी सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है एज डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन लाइक एटम है अपने पास, n इजिकल टू 3 में इलेक्ट्रॉन है और एटॉमिक नंबर है वो है Z। बस इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ को इक्वेट करना था, तो अपने न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी h/mv, mv को रख दूंगा √2m इंटू उसकी एनर्जी, एनर्जी है वो है Kb इंटू T इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ h/mv। mv को मेरे को रिप्लेस करना है बस। तो एक इक्वेशन जानते हैं अपन, mvr इज इक्वल टू होगा nh/2 n की जगह पटक देना 3, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो ये आ गया mvr इज इक्वल टू, ये आ गया 3h/2 है ना। यहां से mv निकाल लेना, r को नीचे ले जाना और अगले ने बोला है कि a0 है ना वो फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस है। तो अपन रेडियस जानते हैं प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, तो n इज इक्वल टू 3 में 3 का स्क्वायर 9, तो थर्ड बोर ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी 9a0, तो r की जगह 9a0 उसको नीचे उधर ले जाना, तो mv इज इक्वल टू आ गया 3h/2 इंटू साथ में 9a0। बस आपको mv की वैल्यू यहां पटकनी है और स्क्वायर करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है वो मैं बता देता हूं, वह 72 है ना। कुछ नहीं करना इससे आगे, तो कैलकुलेशन अपनी ऑलमोस्ट हो ही गई। वैसे इस mv की वैल्यू को यहां लेके आना है और स्क्वायर करना है और जो भी कांस्टेंट अल्फा है पूछा है वो आ जाएगा अपना 72। इजी प्रॉब्लम था ये। उसके बाद ये तो बहुत आसान सवाल था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी डाइपोल, दोनों डाइपोल्स के मिड पॉइंट पे। तो इस ज्योमेट्री में देखोगे तो ये डाइपोल ऊपर, ये डाइपोल ऊपर, तो ये वाला पॉइंट दोनों के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, दोनों की फील्ड नीचे आएगी, मतलब माइनस जे कैप में आएगी। ऊपर प्लस वाई एक्सिस रखा है, नीचे माइनस का वाई एक्सिस है, तो इसकी तो नेट फील्ड आएगी नीचे, आएगी कितना, डाइपोल के कारण उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डाइपोल ऐसे, तो अपन जानते हैं फील्ड होती है kp/r3, तो उसी का ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि दो डाइपोल है दोनों की फील्ड ऐड हो जाएगी। तो इसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 2kp/r3। k को 1/4πε0 रख देंगे तो नीचे 4 ऊपर 2 कैंसिल आउट होगी, नीचे 2 बचेगा। तो लिस्ट में अगर मैच करूं मैं तो नीचे 2 बचेगा, तो इसका आंसर तो मैच कर गया सेकंड से, तो इसका मतलब P का आंसर मैच कर रहा है 2 से, है ना। ऐसे ही दूसरे वाला देख लेंगे अपन, P का आंसर 2 से मैच कर रहा है, ये यहां दिख नहीं रहा थोड़ा, यहां देखो A तो वैसे ही गया है ना, ये भी गया, और यहां P का आंसर है वो 2 से मैच कर रहा है, ठीक है, और इसका भी P का 2 से मैच कर रहा है, मतलब आंसर C हो सकता है, D हो सकता है। दूसरे वाले में देखो इसके कारण फील्ड यहां नीचे आएगी, इसके कारण ऊपर आएगी, नेट फील्ड हो जाएगी 0, 0 यहां है नहीं, इसका मतलब 1 में ही होगा, क्यों बैक साइड जाऊं मैं, है ना। देखो 1 में यहां ये 0 है, इसका मतलब सेकंड का आंसर आएगा 1, तो Q का आंसर आएगा 1, तो Q में 1, यहां भी Q में 1 है, तो R पे भी जाना ही पड़ेगा। इसके कारण फील्ड होगी नीचे और इसके कारण होगी डाइपोल के एक्सिस पे उसके अलोंग, तो I में और माइनस J में मिलेगी, तो I प्लस का होगा और J माइनस का होगा, तो I प्लस का और J माइनस का देखो
आई इसमें प्लस का है, नहीं आई इसमें माइनस का आई, और इसमें आई प्लस का है, मतलब ये मैच कर गया इससे, है ना। डेटा पे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब आर का आंसर मैच कर गया 4 से, तो अपना आंसर आ गया भाई, है ना। यहाँ पे आर का आंसर 3 दे रखा है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल था ये, आसान सवाल था, है ना। इसके बाद ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है ना। इसमें तो सीधा देखो ये रेजिस्टिव सर्किट है और अपने को वोल्टेज गिवन था, 300 साइन 400t, तो ये तो ओमेगा हो गया। ओमेगा की जरूरत पड़ेगी एक्सएल और एक्ससी निकालने में, तो यहाँ पीक वोल्टेज है 300, रेजिस्टेंस है वो है अपने पास में 300, तो पीक करंट आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 30 10, तो पीक करंट 10 आएगा और कोई फेज डिफरेंस होगा नहीं। जैसा इसका ग्राफ बनेगा वैसा ही रेजिस्टिव सर्किट में बनेगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, साइन का ही ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब t बराबर 0 पे साइन का ग्राफ बनाना है, 0 से स्टार्ट होगा और पीक वैल्यू 10 तक जाना चाहिए, 5 तक जा रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 10 तक जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर मैच कर गया थर्ड से, तो फर्स्ट का आंसर मैच कर गया थर्ड से, तो ये आंसर हो सकता है, और फर्स्ट का आंसर पी का थर्ड से ये हो सकता है, तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ऐसे ही बाकी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर लोगे। कैसे देखो, तरीका बता दूं, सिंपल, जैसे सेकंड को ही देखोगे ना आप, ऐसे ऑप्शन को देखा करो जो डिफरेंट हो इन दोनों में। जैसे क्यू ही देख लो, क्यू से पता चल जाएगा, इसमें क्यू का 5 है, इसमें क्यू का 4 है, तो सिंपल आप क्यू को चेक कर लो। क्यू को कैसे चेक करोगे, क्यू का डायग्राम है 30 ओम, तो रेजिस्टेंस है, तो फेजर डायग्राम में 30 तो इधर बन गया, और ये इंडक्टेंस है ओमेगा एल, इधर बना देना, इक्विवेलेंट जेड निकाल लेना, इक्विवेलेंट जेड निकाल के फेज डिफरेंस देख लेना और डायग्राम में मैच कर लेना कौन सा डायग्राम इसका बन रहा है ना। तो इसका आंसर वैसे आ रहा है, जो मैं गिवन आंसर है, तरीका मैंने आपको बता ही दिया। पी का 3 है, क्यू का 5 है ना, क्यू का 5 है, इसका मतलब आंसर हो गया इसका फर्स्ट, ठीक है। बाकी बहुत इजी प्रॉब्लम था ये, सिंपल सा। ये वाला प्रॉब्लम तो वैसे बताने की जरूरत ही नहीं है, देखो E प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, तो एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस नहीं, एक ऑप्शन इसमें छूटा हुआ है ना। कंटिन्यूअस एक्सरे की एनर्जी नहीं होती, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन लाइक एटम, अपन जानते हैं एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर किसमें होगी, हाइड्रोजन लाइक एटम में होगी, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसका मतलब P का आंसर सीधा किससे मैच कर रहा है अपना, P का कर रहा है 5 से, तो P का 5 से कर रहा है, तो आंसर ये हो सकता है और ये हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आया, E प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो अपन जानते हैं एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, मोस्टले लॉ में इसका डेरिवेशन भी करवाया था आप लोगों को। तो इसका मतलब Q का आंसर मैच करेगा फर्स्ट, तो Q का फर्स्ट किससे मैच कर रहा है, यहां लिखा हुआ नहीं है शायद, ये C वाले में Q का फर्स्ट से है भैया ना, Q का फर्स्ट है, ये तो वैसे ही देखो गलत हो गया, सेकंड दिया था, तो इसका आंसर हो गया। तो देखा जाए तो पेपर इजी था, कुछ क्वेश्चंस थे जैसे एरर वाला सवाल हो सकता है कि आपसे सिली मिस्टेक हो जाए, बाकी मैच द कॉलम बहुत इजी थे, कुछ लिखने तक की भी जरूरत नहीं थी मैच द कॉलम में, तो डायरेक्ट आप आराम से उनका आंसर कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है।